हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में देखा, जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन हमने देखा, फिर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, फिर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन और हमने फोर्थ जो देखा वो टेम्पोरल रिजोल्यूशन। उसके अलावा हमने रिजोल्यूशन इन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग भी देखा है। तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन की बात हुई है, हमने जितनी भी की है, तो हमने देखा है कि फाइनल रिजोल्यूशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हम फाइनल डिटेल्स उससे इमेज से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन बेटर हो, फाइनर हो, हमारे पास स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन फाइनर हो, तो ये जरूरी नहीं है कि रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन भी फाइनर हो। तो ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हमारे पास। तो रिलेशनशिप होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन के बीच में, हम उसी को पढ़ने वाले हैं आज। और उसको हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है कि हमारे पास सारी चीज़ें जिस पर्पज़ के लिए चाहिए, हमारे पास उस रिजोल्यूशन को हम ज़्यादा अच्छे से फाइनल या हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन या हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन रखते हैं। तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं कि कौन से पर्पज़ के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो द अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स डिस्क्राइब्स स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इमेज, वेयरएज रेडियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन एन इमेज। तो रेडियोमेट्रिक में हमने देखा है कि जो इमेज एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंटेंट कर रही है उसको क्वांटाइजेशन लेवल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके हमारे पास एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है इमेज को पढ़ के हम फाइंड आउट करते हैं। और जो स्पेशल रिजोल्यूशन था वो हमारे पास इमेज के स्पेशल स्ट्रक्चर को बताती है, जैसे हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स कैसा है, ठीक है, उसका साइज कितना है हमारे पास, वो स्पेशल रिजोल्यूशन को डिटरमाइन करता है। तो जो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन होता है ऑफ एन इमेजिंग सिस्टम डिस्क्राइब्स इट्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट वेरी स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में देखा था। द फाइनर द रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन ऑफ ए सेंसर, द मोर सेंसिटिव इट इज टू डिटेक्टिंग स्मॉल डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी। तो इस रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन वही है जो स्मॉल चेंज इन एनर्जी, जो रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी होती है, उसको भी डिटेक्ट कर ले हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लेवल्स में हमारे पास ब्रेक रहेगा, जैसे 2 की पावर 8 हमने देखा था, 256 नंबर ऑफ लेवल्स से क्वांटाइजेशन लेवल, तो मतलब उसमें हम स्मॉलर टू स्मॉलर भी एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई भी चेंज है तो, ठीक है। तो इन एडिशन टू अवर बेसिक पैरामीटर, सेंसर मस्ट हैव also have a high geometric fidelity and images of different bands should be registered to enable multispectral classification। अगर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो मल्टी स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन था या मल्टी स्पेक्ट्रल जो इमेजेस थी, हाइयर और फाइनर हमारे पास स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन रखती है, उसमें भी हम ज़्यादा मतलब कि फाइनर डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट फर्स्ट टाइम यूजर्स ऑफ रिमोट सेंसिंग assume that higher resolution provides more details which in turn must yield more information for feature identification and analysis. Although it is true that higher resolution generate more data, however it is not synonymous with more information। तो जो हमारे पास फाइनल रिजोल्यूशन होता है या फिर हायर रिजोल्यूशन होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मतलब डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है हमारे पास, लेकिन इन्फॉर्मेशन उससे हम उतनी गैदर कर पाते हैं जब सभी रिजोल्यूशन के बीच में हमारे पास बैलेंस बना हुआ होता है। तो द पार्टिकुलर चैलेंज इन मॉनिटरिंग लैंड एरियाज इज टू कैप्चर द पैटर्न्स ऑफ स्पेशली डिटेल्ड लैंड कवर चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीजनल लैंड कवर डायनेमिक्स। Imagery is always acquired with a spatial, spectral and temporal context. Figure depicts the relation between spatial resolution, temporal resolution in वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। तो देखिए, जैसे हमने टेम्पोरल रिजोल्यूशन के टाइम पे डिस्कस किया था कि अगर हमें लैंड यूज या अर्बन लैंड को डेवलपमेंट को चेंज कितना हो रहा है हमारे पास, उसको मॉनिटर करना है, तो हमारे पास सीजनल मतलब कि हाइयर नहीं हमें रिजोल्यूशन चाहिए होता है, कोर्सर चाहिए होता है, मतलब 1 साल के बाद की इमेजेस अगर हम उनको कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा चेंज हम अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। जल्दी जल्दी पीरियड में लेंगे, जैसे वेजिटेशन को मॉनिटर करने के लिए चाहिए होता है जनरली 10 दिन का टेम्पोरल रिजोल्यूशन, तो उसमें हम क्रॉप के लिए ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या अर्बन जो चेंज हो रहा है, अर्बन कवर चेंज हो रहा है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम चेंजेस देखना चाह रहे हैं तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम प्लेस जो पार्ट ऑफ अर्थ होता है उसको कवर करता है, ठीक है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन और टेम्पोरल रिजोल्यूशन में क्या रिलेशन है वो इस फिगर के अंदर देख सकते हो आप, कि जिस पर्पज़ के लिए चाहिए, किसी चीज़ के लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए, टेम्पोरल रिजोल्यूशन कम चाहिए हमारे पास, सिमिलरली उसका वाइस वर्सा होता है। तो इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास ये स्पेशल रिजोल्यूशन है और ये हमारे पास टेम्पोरल रिजोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन
इमरजेंसी रेस्पॉन्सेज के लिए कम चाहिए होता है और टेम्पोरल रिजोल्यूशन भी कम चाहिए होता है। वेदर की बात करते हैं तो इतना स्पेशल रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि टेम्पोरल रिजोल्यूशन कम चाहिए होता है हमारे पास, ठीक है, मतलब फाइनर चाहिए होता है। वेदर मॉनिटरिंग करनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम अर्बन ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके लिए हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। जल्दी जल्दी हम चेंज को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम आज इमेज लिए 10 दिन बाद लिए तो इतना जल्दी जो है वो चेंज हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली हमारे पास क्रॉप टाइप का है तो उसके लिए फाइनल रिजोल्यूशन की भी मीडियम रिक्वायरमेंट रहती है और टेम्पोरल की भी रिक्वायरमेंट हमारे पास मीडियम रहती है, ठीक है। इंक्रीजिंग डेटा डेंसिटी है ये हमारे पास, और ये हमारे पास ट्रेड ऑफ इन डेटा वॉल्यूम है, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा स्पेशल रिजोल्यूशन फाइनल रहेगा उतनी डिटेल हम प्रिसाइजली उसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम जियोलॉजिकल टोपोग्राफी की बात करते हैं तो फाइनल डिटेल चाहिए होंगी हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच की, तो हाइयर स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। जितनी वैल्यू कम रहेगी हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन की उतना फाइनल रिजोल्यूशन होगा, जितना कम टेम्पोरल रिजोल्यूशन की वैल्यू उतना फाइनल हमारे पास या हाइयर रिजोल्यूशन रहेगा। तो अगर जियोलॉजिकल टोपोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें भी टेम्पोरल रिजोल्यूशन हाई मतलब के कोर्सर चल जाएगा, लेकिन फाइनल स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बता रही है कि कौन से पर्पज के लिए हमारे पास डेटा को यूज़ करना है, उस हिसाब से हमारे पास स्पेशल और टेम्पोरल रिजोल्यूशन कितना रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इस ग्राफ से आप देख सकते हो। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, अभी देखेंगे कि इमेजेस एक्वायर्ड रिपीटेटिवली थ्रू टाइम रिकॉर्ड द डायनेमिक्स ऑफ सरफेस कवर चेंज that result from biophysical, geochemical and socio-economic processes operating within the earth system। तो अगर हमारे पास कोई भी अर्थ सिस्टम जो भी सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस होते हैं या जियोकेमिकल बायोफिजिकल की वजह से जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, वो तब हम फाइंड आउट कर पाते हैं जब जो इमेजेस हम रिपीटेटिवली उस पार्ट ऑफ अर्थ को कवर करते हैं हमारे पास। तो ये एक तरीके से टेम्पोरल रिजोल्यूशन को डिफाइन कर रहा है। Remote sensing provides the facility of monitoring the sudden and short-lived changes, requiring swift data acquisition and analysis to monitor and evaluate the impact of events such as storms, tsunamis, hurricanes, flood, effluent discharge, droughts, forest fire, locust plagues, dispersion rate of oil slicks, and development and movement of phytoplankton blooms in estuaries। तो रिमोट सेंसिंग से हम बहुत सारी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं कि मेनली जो हम बात कर रहे हैं वो टेम्पोरल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और उसके अलावा जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो भी हमारे पास कितने क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी डिफाइन कर सकते हैं हम। तो रिमोट सेंसिंग से जो फैसिलिटी हमें मिलती है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी नेचुरल इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं उनकी वजह से जो इम्पैक्ट्स देखने के लिए मिलता है हमारे पास उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। तो वही चीज़ है कि स्टॉर्म आता है, सुनामी होती है या कोई फ्लड होता है, उसके बाद की क्या कंडीशन है हमारे पास, उससे पहले की क्या कंडीशन है, उसको हम जो चेंज होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इन सम इंस्टेंसेस मोर डिटेल merely introduces noise that obscures identification of features of interest। For example, we do not need to discern every grassy patch in order to determine whether the area is urban or farmland। तो जो भी हम रिमोट सेंसिंग भी यूज करते हैं तो हमारे पास फीचर ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रेजोल्यूशन हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि देयर आर ट्रेड ऑफ्स बिटवीन स्पेशियल स्पेक्ट्रल एंड रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होता है कि रेडियोमेट्रिक, स्पेक्ट्रल और स्पेशियल रेजोल्यूशन में क्या रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन ए सेंसर। जब सेंसर डिजाइन करता है कोई भी इंजीनियर तो स्पेशियल रिजोल्यूशन फाइनर चाहिए होता है, हमें स्पेक्ट्रल भी फाइनर चाहिए होता है, रेडियोमेट्रिक भी फाइनर चाहिए होता है। तो इन तीनों रिजोल्यूशन का ध्यान में रख के हमारे पास सेंसर डिजाइन किया जाता है कि फॉर हाई स्पेशल रिजोल्यूशन द सेंसर हैज़ टू हैव ए स्मॉल IFOV, ठीक है। तो इस हमें पता है कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो ग्राउंड सेल रिजोल्यूशन को ही डिफाइन करता है, जिसका मतलब कि IFOV एक जो है वो ग्राउंड को कितना कवर कर रहा है, 1 पिक्सल को कवर करता है। तो जितना स्मॉल ये होगा उतना फाइनल रिजोल्यूशन होगा हमारे पास। तो जब हम बात करते हैं हाइयर स्पेशल रिजोल्यूशन की तो हमारे पास IFOV जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है वो स्मॉल चाहिए होता है, ठीक है। जब ये स्मॉल चाहिए होगा तो ग्राउंड से जो एरिया कवरेज है हमारे पास, ठीक है, इस एंगल फील्ड ऑफ व्यू की वजह से, ठीक है, तो एनर्जी जो रहेगी वो स्मॉल डिटेक्ट करेगा हमारे पास सेंसर, क्योंकि IFOV छोटा है हमारे पास, ठीक है।
तो इससे बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी कि रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन उससे कम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट कैन बी डिटेक्टेड एज द एरिया ऑफ ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल विद इन द IFUV बिकम स्मॉलर। तो IFUV छोटा होगा तो हमारे पास एरिया जो ग्राउंड रिजोल्यूशन का होगा वो स्मॉल कवर करेगा, तो एनर्जी जो डिटेक्ट होगी हमारे पास सेंसर तक पहुंचेगी वो कम अमाउंट की पहुंचेगी, ठीक है। तो दिस लीड्स टू रिड्यूस्ड रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन दैट इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट फाइन एनर्जी डिफरेंस। तो इससे क्या हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिटेक्ट जो करता है हमारे पास फाइन एनर्जी डिफरेंसेस को, स्मॉलर एनर्जी डिफरेंसेस को, वो कम हो जाएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब यह है कि जब स्पेशल रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे IFUV हमें छोटा करना पड़ेगा, इसकी वजह से हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया हमारे पास रेडियोमेट्रिक और स्पेशल रिजोल्यूशन। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिटेक्टेड एंड रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन विदाउट रिड्यूसिंग स्पेशल रिजोल्यूशन वी हैव टू ब्रॉडन द वेवलेंथ रेंज डिटेक्टेड फॉर ए पार्टिकुलर चैनल और बैंड। तो जब मान लीजिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन दोनों को बैलेंस करना है, हाइयर करना है हमारे पास, तो वेवलेंथ जो है हमारे पास, जो वेवलेंथ रेंज है उसको हाई करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी भी उससे ज़्यादा हो जाएगी और IFUV भी छोटा रहेगा। लेकिन जब वेवलेंथ रेंज को जब हम बढ़ाएंगे तो उससे जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि तीनों जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कि स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए IFUV कम करना पड़ता है हमारे पास, स्मॉलर चाहिए होता है, स्मॉलर चाहिए होगा तो एनर्जी डिटेक्शन स्मॉल रहेगी हमारे पास, तो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन कम रहेगा हमारे पास। बट मान लीजिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन को बैलेंस बनाना है, मतलब IFUV भी छोटा रखना है और एनर्जी भी हाई डिटेक्ट करनी है, तो हमारे पास वेवलेंथ रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम स्पेशल और रेडियोमेट्रिक एनर्जी जो रिजोल्यूशन है उसको फाइनर कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन जो है वो कोर्सर हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो वी हैव टू ब्रॉडन द वेवलेंथ रेंज डिटेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर चैनल और बैंड। अनफॉर्चुनेटली दिस रिड्यूस द स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑफ द सेंसर। कन्वर्सली कोर्सर स्पेशल रिजोल्यूशन वुड अलाउ इम्प्रूव्ड रेडियोमेट्रिक और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। तो इससे ये चीज़ डिफाइन होती है कि जब हम स्पेशल रिजोल्यूशन को कम करते हैं तो हमारे पास रेडियोमेट्रिक और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन जो है वो हाइयर हो जाता है, मतलब फाइनल हमें मिलता है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये कम होगा, IFUV भी कम होगा, IFUV मतलब ज़्यादा रहेगा, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा, और हमारे पास जो वेवलेंथ रेंज रहेगी वो भी हमारे पास ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो बैंड्स जो रहेंगे, वेवलेंथ बैंड वो ज़्यादा रहेंगे, तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन भी हमारे पास हाइयर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि कोर्सर फाइनर स्पेशल रिजोल्यूशन की वजह से हमारे पास फाइनर रेडियोमेट्रिक और फाइनर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो दस दीज 3 टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट द डिजायर्ड कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसर। तो जिस पर्पज के लिए हम उस सेंसर का यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। जो भी हमें कैपेबिलिटी चाहिए होती है उसकी कि बैलेंस्ड होना चाहिए, ना तो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन इतना ज़्यादा कोर्सर होना चाहिए, ना रेडियोमेट्रिक और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन इतना ज़्यादा फाइनर और कोर्सर होना चाहिए। फाइनर तो चल जाएगा बट कोर्सर उतना नहीं होना चाहिए। तो जब हम बैलेंस करेंगे इस कोर्सर और स्पेशल रिजोल्यूशन का, उसका इफेक्ट हमारे पास रेडियोमेट्रिक और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो तीनों को क्या बैलेंस करके हमारे पास जो इंजीनियर होता है वो सेंसर को डिजाइन करता है, और बेसिकली किस पर्पज के लिए हमारे पास उस सेंसर की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे या तो हम स्पेशल रिजोल्यूशन को फाइनल करेंगे या फिर हम रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन को फाइनल करते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि तीनों जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, और बेसिकली ये लाइन आपको याद रखनी है कि कोर्सर स्पेशल रिजोल्यूशन से हमारे पास वो अलाउ करता है रेडियोमेट्रिक और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को इम्प्रूव होने के लिए, मतलब फाइनर होने के लिए, ठीक है। और उसका रीजन अभी हमने पैराग्राफ में देख लिया है कि IFUV और वेवलेंथ रेंज जो है वो अफेक्टेड होती है इनके कोर्सर होने की वजह से, ठीक है। तो यू हैव सीन दैट टाइमली यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन्फॉर्मेशन विच हैज इंक्रीज्ड ओवर पास्ट 20 years provides information essential for monitoring and mitigating environmental problems that occur suddenly on a big scale। तो जो environmental problems है या natural calamities हैं उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। उसके एप्लीकेशन हमने देखा, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, उसके बेसिस पे भी हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, और क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पास उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो द एबिलिटी टू ऑब्टेन डेटा रैपिडली एंड इनएक्सपेंसिवली ओवर लार्ज जियोग्राफिक रीजन्स मीन्स डेट remote sensing can help us document the local, regional and global consequences of acute and chronic changes in ecosystem and environment। मतलब रिमोट सेंसिंग हम बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, हर एक लेवल पर यूज कर सकते हैं, रीजनल हो, लोकल हो, चाहे ग्लोबल कवरेज हो हमारे पास, वो रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट
की हेल्प से जो सेंसर्स अवेलेबल होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर कोई भी क्रोनिक चेंज हो रहा है उसमें भी हम रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हैं। फाइनली इन एडिशन टू इट्स स्पेशियल एंड टेम्पोरल एडवांटेजेस, रिमोट सेंसिंग ऑफर द एडवांटेज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रल कवरेज। During the geological fieldwork, our eyes are capable of detecting particular lithology based on the color, and we have no difficulty in distinguishing sandstone from granite based on color. तो जब हमारे पास आइज जो है वो विजुअल स्पेक्ट्रम में हमारे पास सेंस कर सकती हैं, तो उसके बेसिस पर जो कलर के हिसाब से हम डिफरेंट रॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट और सैंडस्टोन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट कुछ रेंज ऑफ पार्ट वेवलेंथ होती है हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम के अलावा जो सेंसर डिटेक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। तो बिकॉज डिफरेंट लिथोलॉजी रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन एंड देयर कलर और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन सिग्नेचर often contrast with that of the background, we can use remote sensing to identify and detect rock types within the landscape. तो सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पे हमारी आइज देख नहीं सकती हैं, वहाँ पर सेंस नहीं कर सकती, वहाँ पर सेंसर काम आता है, क्योंकि इंफ्रारेड में हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड में या फिर माइक्रोवेव में हमारे पास सेंसर की हेल्प चाहिए होती है अगर बाकी फीचर्स को समझना है हमारे पास, या उनके बारे के जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है उसको समझना है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास था रिलेशनशिप के स्पेशियल स्पेक्ट्रल ऑफ जो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है उनको किस हिसाब से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो मेन हमारे पास सबसे जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट वो है हमारे पास ये वाला पैराग्राफ। इसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, मेनली यही कि तीनों को कैसे हम बैलेंस करते हैं और कैसे एक दूसरे से इफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने अभी देख लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है थर्ड, जिसके अंदर हम मेजर स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स को देखेंगे, जैसे नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जैसे GNSS लेक्चर सीरीज में देखा था हमने। डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है वो डिफरेंस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है, उसी को फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम्स रहे हैं, जैसे IRSS की सीरीज है हमारे पास, रडार इमेजिंग सीरीज है, INSS की सीरीज है। ठीक है, उसके बारे में कब कब लॉन्च हुआ और उसमें कौन कौन सी सैटेलाइट्स आती हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम से इंपॉर्टेंट है, लैंड सेट हो गया, वहाँ पर स्पॉट हो गया, रडार सेट हो गया। उसके बाद कमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, क्विक बर्ड हो गया, इकोनॉस हो गया, ऑरब्यू। तो इनका मेनली आपको स्पेशल रिजोल्यूशन को ध्यान रखना है, ठीक है, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, वही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में जितनी भी सैटेलाइट्स हैं इनके बारे में पूछा जाता है, इसलिए हम इनको जल्दी से पढ़ लेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट के अंदर। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं। अब जैसे हमें पता है कि डिफरेंट कंट्रीज जो है, सबसे पहले तो हमारे पास US नेवी है, जो मिलिट्री थी, उसने GPS को सबसे पहले डेवलप किया था हमारे पास। ठीक है, तो जब 24 सैटेलाइट्स कंप्लीट हो गई थी अपने ऑर्बिट के अंदर, तो ये चीज़ भी हमने देखी थी कि 6x4 रहता है, 4 सैटेलाइट्स रहती हैं 6 ऑर्बिट्स के अंदर GPS के अंदर। तो वो 24 सैटेलाइट्स होते ही कम्प्लीटली हो चुका था, मतलब वो ग्लोबली कवरेज करने लगा था, और हर एक अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हम अपनी 3D पोजिशनिंग निकाल सकते थे। ठीक है, तो GPS के पैरेलली हमारे पास ग्लोनास डेवलप हुआ था। उसके बाद हमारे पास अदर जैसे गैलीलियो है, तो हम उसी के बारे में देख लेते हैं कि मेनली इसका कंट्री के ऊपर है कि कौन सी कंट्री हमारे पास किसके ऊपर कंट्रोल रखती है। तो सबसे पहले GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किसका था हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका का था। फिर ग्लोनास है हमारे पास रशिया का। ये दो कॉलम जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो GPS अमेरिका का हो गया, ग्लोनास हमारे पास रशिया का हो गया। बेडू नेविगेशनल सिस्टम हो गया चाइना का, जिसको हम कंपास सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, IRNSS हो गया हमारे पास गगन, इंडिया का हो गया। ठीक है, उसके बाद गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, ये भी अब डेवलप हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वासी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम जापान का। तो ये हमारे पास GNSS 1 सिस्टम के अंदर आते थे जो डेवलप्ड थे। उसके अलावा जितने थे वो GNSS 2 के अंदर आते थे जो अंडर डेवलपमेंट थे। तो गैलीलियो भी अब डेवलप हो चुका है। उसके अलावा वहाँ पर इंडिया का भी चल रहा है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, IRNSS। ठीक है, उसका ऑपरेटर आप देख लीजिए, यहाँ पे अमेरिका का जो एयरफोर्स है वो है, रशिया का हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, चाइना का स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसरो है हमारे पास। ठीक है, इंडिया का ESA है, यूरोप की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जापान की JAXA है। तो ये सारी कंट्रोल रखती हैं, ऑपरेट करती हैं वहाँ पर इस नेविगेशन सिस्टम्स को। टाइप देख लिए, सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पज़ के लिए यूज है। ग्लोनास मिलिट्री और सिविलियन, अब ये भी दोनों के लिए यूज है। मिलिट्री कमर्शियल, मिलिट्री सिविलियन, सिविलियन कमर्शियल, सिविलियन पर्पज़ के लिए है।
ग्लोबल कवरेज जो है वो अभी हमारे पास जीपीएस और ग्लोनास का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और गैलीलियो भी अब डेवलप हो चुका है, तो हमारे पास ये भी ग्लोबल कवरेज रखता है। उसके अलावा हम वीडियो की बात करते हैं, ये भी ग्लोबली ऑपरेशनल है, ये रीजनल है अभी तक हमारे पास इंडिया का और जापान का। तो ये टेबल जो है इसमें मेन जो है वो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी जीएनएसएस सिस्टम जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर भी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स जो है वो जनरली इसरो ही करता है। उसके अलावा बहुत सारे इसके वो होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे एनआरएससी हैदराबाद हो गया, तो बहुत सारे हैं। अभी हम देखते हैं इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर। तो इंडियन के स्पेस प्रोग्राम कौन कौन से हुए हैं हमारे पास, जो कि इसरो ने लॉन्च करता है बेसिकली। तो इसरो क्या है हमारे पास, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल बॉडी फॉर स्पेस रिसर्च अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It is one of the leading space research organizations in the world. It was constituted in its modern form in 1969 with an objective to develop space technology and its application to various tasks of nation. तो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है वो इसरो एजेंसी है, और जनरली जितनी भी स्पेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इसरो के थ्रू ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास के इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड थ्रू इसरो विद 4 ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे पास। जनरली 4 इंस्टीट्यूशन है, जैसे एनआरएससी हैदराबाद हो गया, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हो गया अहमदाबाद की, और हमारे पास नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी हो गई NAR तिरुपति की, और हमारे पास एनीसैक हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर मेघालय के अंदर, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जो इसरो की हेल्प करते हैं हमारे पास उसके स्पेस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में। तो हमारे पास सबसे पहले इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज है IRSS, ठीक है। तो ये जो IRS है वो इसरो हैज स्टार्टेड डेवलपिंग इंडिजिनस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज, दिस इज नेम्ड एज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज, IRS सीरीज है हमारे पास, ठीक है। तो इट इज़ ए सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये आपको याद रखना है। IRS जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की सीरीज है, मतलब कि रिमोट सेंसिंग पर्पज के लिए, ठीक है। has been built, launched and maintained by ISRO. IRS system has the largest constellation of operational remote sensing satellite which are providing continuity of services both at national and international level from 1988 onwards. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो IRS की है वो है हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हमारे पास कवरेज रखती है, नेशनल लेवल पर भी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। IRS system collects data from the Earth's surface in several spectral bands, but visual and near infrared are common with a variety of spatial resolution starting from 360 मीटर to 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर वाला बेटर है, जितनी कम वैल्यू हमारे पास उतना फाइनल रिजोल्यूशन होता है। तो IRS जो है वो हमारे पास बहुत सारे स्पेक्ट्रल बैंड्स रखती है, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं, लेकिन विजुअल और नियर इंफ्रारेड में जो बैंड काम करते हैं हमारे पास सेंसर जो होते हैं वो स्पेशल रिजोल्यूशन अच्छा रखते हैं। इसकी रेंज जो होती है स्पेशल रिजोल्यूशन की वो 360 मीटर से 2.5 मीटर तक की स्पेशल रिजोल्यूशन की वैरायटी या फिर रेंज होती है हमारे पास IRS सिस्टम की। डेटा रिसीव्ड फ्रॉम IRS सीरीज इज डिसेमिनेटेड टू सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ IRS मिशन आर टू डेवलप ए 3 एक्सिस स्टेबलाइज्ड पोलर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट with multi-spectral push broom scanners, sensors, push broom camera sensors for acquiring imagery for earth resource application। तो जैसे मैंने बताया कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की सीरीज है, इसका मतलब है रिमोट सेंसिंग पर्पज के लिए। और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं जनरली मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है जब हमने ऑर्बिट्स के बारे में देखा था कि ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं या फिर पोलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती हैं, पोलर सैटेलाइट्स होती हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्पेक्ट्रल बैंड्स में काम करती है, मतलब मल्टी स्पेक्ट्रल हमारे पास सेंसर्स हैं इसमें जो कि पुश ब्रूम कैमराज के साथ हैं। पुश ब्रूम मतलब कि अलोंग ट्रैक है हमारे पास, ठीक है। सेंसर फॉर एक्वायरिंग इमेज फॉर अर्थ रिसोर्स एप्लीकेशन। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं IRS की, ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो आप वहाँ से बता सकते हो सन सिंक्रोनस है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर पुश ब्रूम स्कैनिंग सिस्टम होता है जो अलोंग ट्रैक कहते हैं हमारे पास, ठीक है। अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम होता है IRS का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा टू इस्टेब्लिश ग्राउंड बेस्ड सिस्टम फॉर रिसेप्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा। तो ये प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं IRS मिशन के ग्राउंड बेस्ड सिस्टम
यूज करना मतलब इस्टेब्लिश करना, जिससे कि जो भी मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा ये रिकॉर्ड कर रहा है उसको रिसेप्ट करना, रिकॉर्ड करना और उसको प्रोसेस करना। टू यूज IRS डेटा अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर सर्विंग एंड मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो IRS डेटा का यूज करते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन के साथ भी हम इसको कोऑर्डिनेट करते हैं कि और जो सर्विंग और मैनेजिंग है रिसोर्सेज का उसको मैनेज कर सकें इजीली, और उससे जो भी डेटा है IRS का उसको उसके साथ कंपाइल करते हैं और इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो IRS डेटा मेनली आपको जो याद रखने वाली चीज़ है कि सनसिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं, उसके अलावा वहाँ पर पुशबरूम स्कैनिंग सिस्टम होता है और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सीरीज होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 18 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स अंडर IRS मिशन सिंस 1988। तो अब तक 18 सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है हमारे पास इसरो। तो ये देखिए हमारे पास IRS-1 ये है, हमारे पास डेट ऑफ लॉन्च है, उसके अंदर लॉन्च व्हीकल है, मिशन स्टेटस है। तो आपको मेनली नाम ही याद रखने कि IRS-1 है जो कंप्लीट हो चुका है, IRS-1 भी है कंप्लीट हो चुका है, IRS-P1 है जो क्रैश हो गया था हमारे पास, ठीक है, फेलियर ऑफ PSLV की वजह से। IRS-P2 IRS-1C है हमारे पास, P3 है, 1D है, P4 है, ठीक है। P4 जो है वो हमारे पास IRS-P4 कौन सी है, OceanSat-1 है हमारे पास। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इसमें से जितनी भी इम्पोर्टेंट है जैसे रिसोर्ससेट हो गया, कार्टोसेट हो गया, ये जाके आगे जाके अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये IRS की सीरीज है हमारे पास, ठीक है। OceanSat-1 हो गया, उसके अलावा रिसोर्ससेट-1 हो गया जो 2003 में लॉन्च हुआ। उसके बाद हमारे पास कार्टोसेट-1 है 2005 में, इन सर्विस है ये भी, ठीक है, ये भी इन सर्विस है। कार्टोसेट-2 है, इन सर्विस है। तो ये IRS-P7 है दूसरा नाम इसका, ठीक है। कार्टोसेट-2 है, रीसेट है हमारे पास, OceanSat-2 है, कार्टोसेट-2 भी है, रिसोर्ससेट-2 है। तो ये हमारे पास 18 IRS की सैटेलाइट्स हैं जो अब तक लॉन्च हो चुके हैं और भी आगे लॉन्च हुई हैं, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है जितना कि अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे OceanSat के बारे में पढ़ेंगे, आगे जाके रिसोर्ससेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। इंडियन की जो स्पेस सैटेलाइट्स थी हमने उसी के बारे में डिस्कस करने था। अब ये जो इम्पोर्टेंट है LISS लिस्ट जो है हमारे पास, तो लिस्ट जो होता है वो हमारे पास लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग सेंसर होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो IRS की सीरीज है इन्हीं सेंसर का यूज करती है, तो उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैंड्स थे, 4 नंबर ऑफ बैंड्स थे, और उनकी रेंज है ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, नियर इंफ्रारेड है। और स्पेशल रिजोल्यूशन लिस्ट 1 का कितना था, 73 मीटर तक हमारे पास बस अचीवेबल था, ठीक है, कोर्सर था एक तरीके से। लिस्ट 2 हमारे पास सीरीज लॉन्च हुई, उसमें भी हमारे पास 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स थे, जिनका हमारे पास ब्लू के अंदर 0.45 से 0.52, मतलब कि हमारे पास सेम, हमारे पास जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन था वो सेम था। स्पेशल रिजोल्यूशन हमारे पास कितना है, 36 मीटर तक अचीवेबल था लिस्ट 2 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 और लिस्ट 4 के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ बैंड्स कितने हैं। जैसे कि लिस्ट 3 के अंदर भी नंबर ऑफ बैंड्स तो हमारे पास सेम है इसके अंदर, लेकिन आप देखोगे कि मिड इंफ्रारेड आ गया है 4th बैंड के अंदर, जो कि पहले नियर इंफ्रारेड बैंड था, ठीक है, लिस्ट 3 के अंदर। और इसका जो स्पेशल रिजोल्यूशन कितना अचीवेबल है, 24 मीटर तक का अचीवेबल है। उसके बाद हमारे पास लिस्ट 4 की सीरीज थे जिसमें 5 नंबर ऑफ बैंड थे, 5वां जो था वो हमारे पास पैंक्रोमेटिक था, ठीक है, जो रेड बैंड में था। और उसके अलावा ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड था। स्पेशल रिजोल्यूशन 6 मीटर तक का है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लिस्ट 3 का स्पेशल रिजोल्यूशन 24 मीटर है, लिस्ट 4 का स्पेशल रिजोल्यूशन 6 मीटर है हमारे पास हर एक स्पेक्ट्रल बैंड के अंदर। फिर हमारे पास WIFS और AWIFS। WIFS मतलब वाइड फील्ड सेंसर हो गया, ये हमारे पास एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास 2 बैंड्स थे वाइड फील्ड सेंसर के अंदर, रेड और नियर इंफ्रारेड। इसका 188 स्पेशल रिजोल्यूशन है। AWIFS एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर है, तो 4 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स थे, ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, और इसका रिजोल्यूशन है 60 मीटर। तो आपको इस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट है लिस्ट 3 और लिस्ट 4 के बारे में कि उसका स्पेशल रिजोल्यूशन कितना है और नंबर ऑफ बैंड्स कितने थे, ठीक है। उसका स्पेशल रिजोल्यूशन कितना था, 6 मीटर। तो मेन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट 4 के बारे में पूछा जाता है कि 6 मीटर का स्पेशल रिजोल्यूशन था, 5 नंबर ऑफ बैंड थे। लिस्ट 3 के अंदर हमारे पास 4 नंबर ऑफ बैंड्स और हर एक बैंड में 24 मीटर का स्पेशल रिजोल्यूशन अचीवेबल था। तो ये टेबुलर फॉर्म है IRS का है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है।
उसके अलावा अभी हम जब सैटेलाइट के बारे में देखेंगे तो उनके स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में याद रखेंगे और उनका जो वर्क है किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट में बस आपको 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है। ठीक है, और मेन स्पेशल रिजोल्यूशन ही है जो पूछा जाता है, उससे न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो आपको सैटेलाइट के स्पेशल रिजोल्यूशन कभी कभी नहीं दिया जाता है तो वो आपको याद रखना, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में क्या है सैटेलाइट्स के बारे में ही देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए, वीडियो ने PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।